नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. Let's start section 56. क्या है केसेस? ये रहे केसेस। ये कहा क्रेल वर्सेस हेनरी पढ़ेंगे हम लोग अभी, लेकिन समझ लीजिए। चलो क्रेल वर्सेस हेनरी समझते हैं पहले, फिर लॉ क्या है उसके बाद में समझना। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रेल वर्सेस हेनरी अगेन। टेलर, रॉबिन्सन, क्रेल। You can forget these cases only if you want to risk your success. समझ रहे हैं आप? अपनी सफलता को अगर आप संदिग्ध करना चाहते हैं तभी आप इन केसेस को भूलने की कृपा करें, अदरवाइज नेवर फॉरगेट क्रेल, टेलर, रॉबिन्सन। क्या कहते हैं क्रेल वर्सेस हेनरी में? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है। Defendant agreed to hire the plaintiff's flat. Defendant agreed to hire for what? June 26, 27, 1902 and आज डेट है 27 जून, राइट? तो अब से लगभग 120 साल पहले की बात है ये। एग्जैक्टली 120 ईयर्स बैक की कहानी है। देखो कितना मजा आया आज। डिफेंडेंट एग्रीड टू हायर प्लेंटिव्स फ्लैट ऑन सच डेट, द डेज ऑन विच, क्यों लिया था, पर्पस समझिए। ऑन विच द कोरोनेशन प्रोसेशन ऑफ द एडवर्ड सेवेंथ वॉज टू पास अलोंग ए पर्टिकुलर रोड। ये आप समझिए जैसे हमारे यहाँ की 26 जनवरी की झांकी निकलती है रिपब्लिक डे की, राइट? ऐसे ही वहां पर एक प्रोसेशन था एडवर्ड सेवेंथ का। उनका राज तिलक होना था, राज तिलक का उनका समारोह वो निकलना था। तो उसमें क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, डिफरेंट कैडर पर हैं, वो पूरी की पूरी उन सब की परेड निकलेगी, एक प्रोसेशन होगा। तो आपको भी आप उसको देखना चाहते हैं, तो जिस गली जिस रोड से निकलेगा वहां पर एक लोकेशन ढूंढी आपने और आपने कहा कि ये फ्लैट हमें किराए पर दे दो आप, ये राइट? तो आपने उस फ्लैट को किराए पे ले लिया, हायर कर लिया, प्लेंटिव्स फ्लैट। डिफेंडेंट एग्रीड टू हायर प्लेंटिव्स फ्लैट। क्यों? क्योंकि कुछ खास डेट्स पर वहां से प्रोसेशन गुजरना था और आपने उस प्रोसेशन को, कोरोनेशन प्रोसेशन को देखना था। ये थे सर्कमस्टेंसेस कि वहां से आप आम भाषा में कह लीजिए झांकी निकलेगी कोई, ऐसे मान लीजिए आप, कोरोनेशन प्रोसेशन निकलना था वहां पर, ये राइट? समझ गए आप लोग? क्या हुआ? डिफेंडेंट पेड सम अमाउंट बाय वे ऑफ रेंट इन एडवांस। तो जब ऐसे हालात होते हैं तो कहीं मेरी जगह ना छिन जाए, आदमी इतना क्यूरियस होता है। He paid some amount in advance कि ठीक है भाई इतना पैसा रखो, बाकी उस दिन देंगे। And promised to pay the balance subsequently, बाकी बाद में। अब क्या हुआ? ये हुआ, देखो, unfortunately due to king's illness the procession was cancelled. Procession was cancelled. This is the change in circumstances. अब देखो यहां पर फ्लैट अभी है, फ्लैट में आग नहीं लगी है, फ्लैट डिस्ट्रॉयड नहीं है। अब मान लीजिए जो हमारे ये सौरभ बाबू हैं, सौरभ बाबू इज सपोज हिज फ्लैट वॉज टेकन ऑन हायर। ये क्या कहेंगे? प्लीज कम एंड सिट इन माई फ्लैट। यू हैव टेकन माई फ्लैट ऑन रेंट फॉर सच डेट, फ्लैट इज अवेलेबल, कम एंड सिट। I don't care whether there is possession or no possession. I have given you the flat on rent. I will take rent from you. You can enjoy the flat as you wish, whether there is a possession or not. I don't care for that. So do you understand this? The situation हाँ है ना, बताइए, come on everyone. Did you understand this? Everyone. तो यहां पर आप देखो,
इफ यू कंपेयर दिस केस विद टेलर, वहां पर भी हमने एक प्रॉपर्टी हायर की थी, म्यूजिक हॉल. In this case also we have hired a flat. Both are the case relating to the hiring of property. In one case there was destruction of the music hall, but in this case there is no such event. Flat is available. What changed? Circumstances of the case changed. And what is this? This is कोर्ट वॉज ऑफ द ओपिनियन, क्योंकि झगड़ा हुआ इसमें. क्या झगड़ा हुआ? ये झगड़ा हुआ, झगड़ा भी समझ लीजिए अब. ऑन डिफेंडेंट्स रिफ्यूजिंग टू पे द बैलेंस ऑफ द रेंट, द प्लेंटिफ सूड हिम फॉर द सेम. डिफेंडेंट ने कहा भाई जितना तुमने दे दिया तुम्हारा हुआ, मैं बाकी किराया नहीं दूंगा इसमें. आई विल नॉट गिव यू रिमेनिंग बैलेंस रेंट बिकॉज आई हायर्ड योर फ्लैट ओनली टू सी द प्रोसेशन. आई विल नॉट पे यू. Why will not you? I will sue you in the court. Come to the court. Came into the court. Now before the court. And this was observed. It was observed. What? Viewing the procession was the foundation of the contract. The cancellation of procession, because of the cancellation of procession, the purpose of the contract could no longer be achieved. आर्यन राठौड़ साहब, यही तो बात है, यही तो समझ नहीं है आपने बात. It was held in this case that viewing the procession was the foundation of the contract. इस कॉन्ट्रैक्ट की जो फाउंडेशन है, जो आधार है, द वेरी बेसिस, द वेरी फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज व्यूइंग द प्रोसेशन. एंड नाउ बिकॉज ऑफ द इलनेस ऑफ द किंग, दिस प्रोसेशन इज कैंसल्ड. नाउ द सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज्ड एंड देयरफॉर द प्रोसेशन इज कैंसल्ड. एंड बिकॉज ऑफ द कैंसलेशन ऑफ द प्रोसेशन, इस प्रोसेशन के कैंसिल होने की वजह से, शब्दों पे ध्यान देना, पर्पज पर ध्यान दीजिए, पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कुड नो लॉन्गर बी अचीव्ड. इस कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पज था वो अब अचीव नहीं किया जा सकता. इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य ही विफल हो गया है. द वेरी पर्पज इज फ्रस्ट्रेटेड इन दिस केस. सो दिस इज नॉट द केस ऑफ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी. In this case, due to the change of the circumstances, the purpose of the contract was frustrated. The purpose of the contract was frustrated and therefore you know it very well. तब क्या होगा? Parties were discharged from performing their further obligations. Now the parties are no more obliged to perform their promises. And therefore plaintiff was held not to be entitled for the rent. No, you are not entitled for the rent. So in this case you will see the doctrine of frustration was applied irrespective of the fact that there was no physical impossibility. And therefore the law is that this doctrine of frustration has been extended to those cases where there was no physical impossibility, जहां पर कोई भौतिक असंभवता नहीं थी, but because of the change in circumstances, adventure was frustrated, or literal performance of the contract, main object of the contract could not be fulfilled. समझाता हूं. देखिए, कहने कि ये वो केस है जहां पर एडवेंचर वॉज फ्रस्ट्रेटेड, जिस काम के लिए था वही बेफल हो गया. या देखो शब्द क्या है, ध्यान से पकड़ना इस केस को. ये क्वेश्चन, लिटरल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Even if you perform this literally,
कि ठीक है आप जाके कुर्सियों से डालिए, फ्लैट में जाके बैठ जाइए, वहां पर यू सिट इन द फ्लैट, यू एंजॉय द फ्लैट, दैट विल बी द लिटरल परफॉर्मेंस. बट इफ यू डू दैट लिटरल परफॉर्मेंस, that will not going to fulfill the main object of the contract. That will be only paper performance, that will be only literal performance. वो केवल शाब्दिक परफॉर्मेंस होगी कॉन्ट्रैक्ट की, मुख्य उद्देश्य संविदा का पूरा नहीं होगा उससे. मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी फुलफिल्ड. Therefore, doctrine of frustration will be applied in such cases, and both parties are discharged from their personal obligations with regard to that contract. तो ये हुई थर्ड कैटेगरी. देखा आप लोगों ने, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी के दो हेड आए, थिंग्स सीज टू एग्जिस्ट, और दूसरा था पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल स्किल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, और ये आया आपका चेंज सर्कमस्टेंसेस के बेस पे. तो तीन केस पढ़े हम लोगों ने. नाउ आई टेक अप द मैसेज ऑफ मिस्टर आर्यन राठौड़. बट सर फ्लैट ओनर से क्या मतलब, वो तो लेगा ना अपना चार्ज. यही सोच करके ये आया था ओनर्स में, लेकिन कोर्ट ने यही कहा, आई एम सॉरी राठौड़, दिस इज द लॉ. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल बी अप्लाइड इन सच केसेस. और अगेन मैं आपको कहूंगा, व्हेन द लॉ इज डिसाइडेड, फॉलो द लॉ. अब हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. तो अभी आप मिले टेलर साहब से, अभी आप मिले रॉबिन्सन साहब से, अभी आप मिले क्रेल से. ये सभी कहाँ के हैं केसेस? इंग्लैंड के हैं. नाउ वी कम टू इंडिया. अब भारत में क्या पोजीशन है, भारत में इसको कैसे यूज किया गया, वेदर इट हैज बीन अप्लाइड इन इंडिया और नॉट. सेक्शन 56 यहां पर है. तो इन इंडिया एज वेल डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज अप्लाइड. इन इंडिया ऑल्सो सेम रूल. Impossibility does not mean merely physical impossibility to perform. Same situation है. As it is applied in England, in the same way it is applied in India as well. कोई चेंज नहीं है. वह फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में भी है एंड अदर केसेस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को अप्लाई किया गया है. एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडियन केसेस नाउ. इंडियन में थोड़ा सा, वहां तो बड़े मजेदार केसेस थे, यहां पे थोड़ा देखो. कॉन्ट्रैक्ट में कौन जाएगा, इंडिया में लिटिगेशन में कौन जाएगा? ज्यादातर जहां पर कॉमर्शियल डील्स होंगी, आप और हम जैसे लोग तो जाएंगे नहीं, है ना. जो छोटे मोटे विवाद होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट कचहरी में. कौन धक्के खाएगा? तभी हम कोर्ट में जाते हैं जहां पर कॉमर्शियल इंटरेस्ट काफी हायर डिग्री के आ जाते हैं, है ना. तो वैसे ही केसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे. और यहां पर आपको ये देखना होगा कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी वाला देख लिया हमने, टेलर वाला केस. अब हम यहां देखेंगे इंडियन केसेस में क्या पोजीशन है. तो दिस इज द केस ऑफ अगेन आपके आरती सुखदेव कश्यप वर्सेस दया किशोर अरोड़ा. आरती सुखदेव कश्यप, दया किशोर अरोड़ा. क्या नाम है, क्या कहते हैं? मैरिली यानी कि ओनली बिकॉज परफॉर्मेंस हैज टू बी डिलेड, इट डज नॉट मीन फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. पी फॉर प्लेम्स लिखिए और जज बन जाइए. देखिए, नाउ what is important for you to understand that you can get the questions based on the problems depending upon these case facts. आपको आपकी परीक्षाओं में इन वादों पर आधारित समस्याओं से प्रश्न मिल सकते हैं. करेक्ट हिंदी ध्यान रखना. तो टेलर के फैक्ट्स पर क्वेश्चन बन जाएगा, क्रेल के फैक्ट्स पर क्वेश्चन बन जाएगा, रॉबिन्सन पर बन जाएगा, और ये जो मैडम है आरती सुखदेव, इनके केस से भी बन सकते हैं. तो जितने भी केसेस हम लोग पढ़ेंगे, इन केसेस के फैक्ट्स आपके सामने मिल सकते हैं आपको प्रीलिम्स में. और वो ये कहेंगे ए एग्री टू दिस, ए और बी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, फिर ऐसा हुआ. तो अब ये बताओ कि ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं वैलिड है. तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपने इन केसेस को अच्छे तरीके से पढ़ रखा हो, समझ रखा हो. कॉन्सेप्ट पूरा आ चुका है. अभी कुछ बातें हैं इंडियन, उसमें हम लोग पर्सपेक्टिव में समझेंगे.
जैसे अभी हमने यहां समझेंगे कहां कहां पर अप्लाई होगी, कहां कहां पर अप्लाई नहीं होगी। आगे ये भी आएगा क्या कॉमर्शियल डिफिकल्टी पे अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव में हमने समझना है। इस केस में ये बात कही गई कि मियर परफॉर्मेंस हैज टू बी डिलेड। अगर एक एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस केवल देरी होनी है, परफॉर्मेंस हैज टू बी डिलेड, दैट विल नॉट बी द केस ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। डिलेड परफॉर्मेंस विल नॉट अमाउंट टू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए मैंने लिखा है पी फॉर प्लिम्स लगाइए, जज बनिए, खुश हो जाइए कि वेदर डिलेड परफॉर्मेंस विल अमाउंट टू फ्रस्ट्रेशन और नॉट। आंसर इज नो। देखते हैं इसके फैक्ट्स अब। देयर वॉज अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट बाय डेवलपमेंट अथॉरिटी with the condition that permission for sale could not be granted before the expiry of 10 years। ठीक है, प्लॉट का अलॉटमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन सेल की परमिशन 10 साल बाद मिलेगी। एग्रीमेंट ऑफ सेल परचेज हो गया प्लॉट का, अलॉट भी हो गया प्लॉट कि ये प्लॉट आपको मिलेगा, लेकिन परमिशन ऑफ द सेल विल बी, यानी कि 10 इयर्स के बाद में ये परफॉर्म होगा, है ना। तो यहां से आपको एक ही लाइन पिक करनी है, डिलेड परफॉर्मेंस, बस, और ज्यादा पीछे नहीं भागना इस केस के। डिलेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 10 इयर्स के बाद में क्या हुआ इसमें, परमिशन फॉर सेल वॉज रिक्वेस्टेड अर्लियर देन दैट एंड द सेम वॉज रिफ्यूज्ड, कि भैया पहले ही कर दो, कह रहे ना। Since there was possibility of sale after 10 years, the contract had not been frustrated। कोर्ट ने कहा कि यहां पर 10 years का डिले की परफॉर्मेंस की बात की गई है, यहां पर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं हो रही है। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड इवन दो आफ्टर 10 years, you cannot say the performance is impossible in such case। Therefore doctrine of frustration cannot be applied in such cases। This is the case of where परफॉर्मेंस इज डिलेड। ये वो केस है जहां पर डिले, परफॉर्मेंस जो है वो डिलेड हो गई है, बाद में होगी, इम्पॉसिबल नहीं हुई है, असंभव नहीं हुई है। तो बहुत सिंपल सा केस था। ऐसे ही आ जाइए, किन से मिलेंगे आप लोग, कौन सी देवी से, सुशीला देवी। कौन सी देवी, कम ऑन, सुशीला देवी। कौन से सिंह, हरि सिंह। पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, क्या कहा इन्होंने, सुशीला देवी केस पढ़ते हैं पहले, फैक्ट्स ये हैं सुशीला देवी, प्लीज सी द फैक्ट्स। ए एग्रीड टू गिव हर लैंड्स टू बी ऑन लीज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। This is an agreement in which A agreed to give B to her lands for 3 years on lease। यानी कि आप मेरे जो लैंड यहां पर है, मतलब जो खेती हर जमीन है जो, उसकी बात करें, लैंड आपको दिया, अब आप इस पर खेती करवाओ, जो करना है करो, मुझे तो रेंट दे देना, राइट। तो दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर 3 years। ए बिटवीन बी, ए एंड बी के बीच में लीज एग्रीमेंट फॉर 3 years, राइट। नेक्स्ट क्या हुआ, अंडर द एग्रीमेंट द लेसी बी वॉज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, लाइन इंपॉर्टेंट है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू टेक पोजेशन ऑफ द लैंड्स। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जिस व्यक्ति को रेंट पर ये जगह लेनी थी, उसको व्यक्तिगत रूप से पोजेशन लेना था, कब्जा लेना था उसका, कि तुम्हारे कब्जे में रहेगा लैंड, समझे, तुम्हें कब्जा लेना है, तुम्हें, तुम्हारे ताऊ चचा और किसी को नहीं, यू पर्सनली। नेक्स्ट, अब ये हुआ, कहां पर लैंड था, गुजरांवाला में था। दिस लैंड वॉज सिचुएटेड इन गुजरांवाला। और ये कहां चला गया, जब पार्टीशन हुआ, दिस लैंड, दिस एरिया वेंट टू दी पाकिस्तान एंड बोथ ए एंड बी माइग्रेटेड टू इंडिया
बी कुड नॉट टेक पोजेशन ऑफ द लैंड। आप बात समझ गए? दो दोस्त हैं, उन्होंने बीच में एग्रीमेंट किया कि तुम ये जमीन मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसका रेंट दूंगा, ठीक है, जमीन मुझे कब्जे में दो, देख तू जोतेगा इसको, हाँ मैं जोतूंगा पर्सनली, मेरे कब्जे में दे दे लैंड, ठीक है। ये एग्रीमेंट हो गया रेंट का। इन बिटवीन पार्टीशन होता है, ट्रेन वहां से इधर आती है, देखी होगी आप लोगों ने आती हुई, पाकिस्तान से भारत, भारत उस ट्रेन में बैठ के दोनों वापस आ गए, ए और बी, सही है। और जब ए और बी इंडिया में ही आ गए तो लैंड तो वहां पर था। हाउ कैन बी टेक द लैंड इन पोजेशन, राइट? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। नाउ बी हैड डिपॉजिटेड ₹34,000 विद ए एज ए सिक्योरिटी ऑफ द रेंट। बी ने रेंट एडवांस रूप में दिया था, सिक्योरिटी दे रखी थी 34,000 की। He sued A to recover back this amount plus 2,000 as damages। कि भाई तेरी जमीन है पाकिस्तान में, तू ही संभाल, मेरा पैसा मुझे वापस कर दे। जो 34,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी मैंने दे रखा है तुम्हें, वो मुझे वापस कर दो। क्यों वापस कर दो? इसलिए वापस कर दो। On the ground that agreement to lease had become frustrated because of the changed circumstances। तो भैया मेरा पैसा वापस कर दो, प्लीज रिटर्न माई मनी बिकॉज चेंज सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ हालात बदल गए हैं, और उन हालात की वजह से उस करार का, उस संविदा का जो बेस था, ऑब्जेक्टिव था, है ना, उद्देश्य था, वो ही विफल हो गया है। द वेरी ऑब्जेक्टिव इज फ्रस्ट्रेटेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड इन दिस केस ड्यू टू चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, एंड देयरफॉर यू शुड रिटर्न माई मनी। मेरा पैसा वापस कर दो। क्या कहा कोर्ट ने? इट वॉज हेल्ड दैट द एग्रीमेंट टू द लीज हैड बिकम इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती थी बिकॉज देयर वाज द केस ऑफ सुपरवीनिंग इवेंट्स। प्लेंटिफ्स कंटेंशन वॉज अपहेल्ड, कि ये सही कह रहा है, वापस करो इसका पैसा। हेयर दिस इज द केस ऑफ सुपरवीनिंग इवेंट। बोलो यस और नो। बात समझ में आई आपको? कौन सा केस है? सुशीला देवी है। क्या हुआ? हालात बदल गए। क्या हालात बदल गए? पाकिस्तान की तरफ रहने वाले भारत में आ गए। लैंड कहां रह गया? पाकिस्तान में रह गया। क्या एग्रीमेंट हुआ था? इसको तुम मुझे किराए पर दो, मैंने तुम्हें एडवांस देता हूं सिक्योरिटी, लेकिन क्योंकि यहां आना पड़ गया तो कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पज था वो फ्रस्ट्रेट हो गया। इट इज द केस ऑफ सुपरवीनिंग इवेंट की वजह से परफॉर्मेंस का इम्पॉसिबल होना। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज अप्लाइड, और ये कहा गया कि प्लेंटिफ्स केस इज सस्टेनेबल, प्लेंटिफ केस इज राइट केस इन दिस केस। तो सुशीला देवी केस इज ओवर फ्रॉम माय साइड। अब हम पढ़ते हैं अगला केस, हर प्रसाद चौबे। हर प्रसाद चौबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या था? Appellant was the highest bidder for the coal belonging to the respondents railways। रेलवे के पास कोयला है, उसकी ऑक्शन हुई, ये हाईएस्ट बिडर है, एंड ही मेड फुल पेमेंट फॉर द सेम। सही है? क्या है? मिस अंशुल गुप्ता। मिस अंशुल गुप्ता एक कोयले की व्यापारी हैं। रेलवे के पास कोयला है, कोयले को बेचना है, उसके लिए नीलामी हुई। अंशुल गुप्ता मैडम ने सबसे बड़ी बिड जो है बोली इन्होंने ही लगाई। इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, ठीक, इन्होंने पूरी पेमेंट कर दी। बात समझ में आ गई? हाईएस्ट बिडर इन द ऑक्शन फॉर द सेल ऑफ कोल बाय द रेलवेज, राइट? क्या हुआ? नाउ माल मेरा हुआ, कोयला मेरा हुआ, बहुत बढ़िया। When he applied for the wagons for the transporting the coal to फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद लेके जाना है मुझे ये,
The same was refused by the coal commissioner on the ground that coal was meant to be consumed locally only. इसे कहते हैं खेल खिल जाना। मैंने कहा कि सर जनाब मुझे परमिशन दीजिए, मैं ट्रेन्स के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट कर पाऊं। कह रहे हो भाई फिरोजाबाद नहीं जाएगा कोयला, ये यहीं इस्तेमाल होगा, लोकल इस्तेमाल करो इसका। मैं क्या करूंगा इसका भाई? I have purchased this for my own commercial purposes. Commercial commissioner, I don't know anything. I will not grant permission to you at all. You cannot transport coal to the outside areas. You can use this locally. This is the bone of contention now. Right? No such condition existed when auction was made. Appellant filed a suit for the refund of the amount. सही? अच्छा बोर्ड पे नहीं थे, दोबारा पढ़ देता हूं, बोर्ड पढ़िए। No such condition existed when auction of the coal was made. जब ऑक्शन का टाइम था, जब नीलामी हो रही थी, तब ये शर्त नहीं थी सर, समझे? इसलिए अब क्यों शर्त लगा रहे हो? अब इसलिए आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। रिफंड दी अमाउंट पेड बाय मी एंड विद इंटरेस्ट प्लीज। क्या हुआ? क्यों कह रहा हूं मैं कि कॉन्ट्रैक्ट हैड फ्रस्ट्रेटेड इन दिस केस। कब? आफ्टर द परमिशन ऑफ टू द ट्रांसपोर्ट कोल वॉज रिफ्यूज्ड। अब समझिए क्या कि मेरा उद्देश्य क्या था। जनाब ये बताइए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉल? मेरा तो ऑब्जेक्टिव ही बर्बाद हो गया। when you are not allowing to take it to Firozabad, the very objective of purchasing coal is frustrated for me. So your refusal frustrated the contract. Right? So in this case, doctrine of frustration should be applied. Again, I will draw your attention to say that this is not the case of physical impossibility. This is the case of changed circumstances. जो पहले शर्त नहीं थी, वो शर्त आज आपने लगा दी. The condition which was not earlier, you are applying that condition at present. आप अब कर रहे हो उसको, and this is change in circumstances. Because of that, you are not allowing, you are not permitting me to transport, and that is why the contract is frustrated. The object of the contract is frustrated. Got it? Plaintiff's claim was accepted, and he was allowed to get the refund. बोलो हाँ या ना? आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है, आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।